बागियों के लिए बड़ा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा के बागी अब पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बनने लगे हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन भी बीजेपी के मनाने के सारे तरीके फेल हो गए और बड़ी जगह बागियों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी जंग में कूदना ठीक समझा। अब क्या करेगी बीजेपी और क्या है अगली रणनीति, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जी, नहीं माने भाजपा के बागी। बिल्कुल राजेश, कितनी राहत मिली है भारतीय जनता पार्टी को आज? पहले ये बताइए, कितने असंतुष्ट हटा पाई है पार्टी मैदान से? बिल्कुल, जैसा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने सोचा था अग्निहोत्री जी, उस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिली है। क्योंकि आप ये देखिए कि नामांकन वापसी का आखिरी दिन था आज और 2:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने जो भी बागी हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करते रहे, जुटे रहे, लेकिन उस स्तर पे कामयाबी नहीं मिली है अभी तक। अगर हम देखें जो जिन्होंने भाजपा के जो टिकट कटने के बाद जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए थे, उनमें से अगर हम देखें तो नगरोटा बगवा से मंगल चौधरी नाम वापिस इन्होंने ले लिया है, कुल्लू से महेश्वर सिंह ने नाम वापिस ले लिया है, बंजार से कवरिंग कैंडिडेट है बीवा सिंह, इन्होंने नाम वापिस ले लिया है, बल से संजय सुरहेली बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, इन्होंने नाम वापिस ले लिया है, भरमौर से रमेश शर्मा बागी बीजेपी से हुए थे, इन्होंने नाम वापिस ले लिया है, और करसोग से फिर युवराज कपूर, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत उनकी हुई थी। तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 जगह से एक तरह से राहत मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो स्तर पार्टी ढूंढ रही थी, जो पार्टी प्रयास कर रही थी, उस स्तर की कामयाबी अभी पार्टी को नहीं मिली है। अग्निहोत्री, क्या बात है राजेश, आपने उन लोगों के नाम बता दिए अभी जो हट गए, पार्टी जिन्हें मनाने में सफल हुई। राजेश, इनमें से बहुत से लोग तो पहले इशारा भी दे चुके थे, सही ये हमें मना ले, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम जो इसमें हम दिखाते हैं, किसी एक चेहरे से मुलाकात करते हैं हम, उसमें ही कई लोगों ने इशारा दे दिया था। बिल्कुल। अच्छा राजेश, अब आप जरा ये बता दीजिए, आप हटने वालों की बात तो हो गई, बिल्कुल डिटेल में बताइएगा कि किन किन चुनाव क्षेत्रों में भाजपा को जी कांग्रेस के अलावा अपनों से ही जूझना पड़ने वाला है। बिल्कुल, जहां पे नाम वापस नहीं हुए हैं। बिल्कुल, 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं इन चुनावों के 2022 के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बगावत, सीधे तौर पे अभी भी बगावत के हालात पैदा हुए। अग्निहोत्री जी, आज आखिरी दिन था, उम्मीद बहुत थी, नाम वापिस वहां पे नहीं लिए हैं। और इन विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें, कुल्लू, राम सिंह बीजेपी के संगठन के नेता है, चुनौती पार्टी के लिए बने हुए हैं, नाम वापिस उन्होंने नहीं लिया, निर्दलीय मैदान में उतरा है, पार्टी के घोषित जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ। बरसर की बात करें तो बीजेपी ने टिकट माया शर्मा को दिया था, विरोध उसी वक्त शुरू हो गया था। संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस संगठन से जुड़े हुए नेता है, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा है, चुनाव चिन्ह भी आज मिल गए हैं। कांगड़ा से कुलवास चौधरी, बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है, जब से पवन काजल आए फिर ये बागी हुए बैठे थे, ये इन्होंने नाम वापिस नहीं लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मशाला से विपिन नेहरिया है, चंबा से इंदिरा कपूर हैं, इंदौरा से मनोहर दिमान है, फतेहपुर कृपाल परमार है, बंजार से हितेश्वर सिंह है, मंडी प्रवीण शर्मा, झंडुत्ता राजकुमार कौंडल है, बिलासपुर से सुभाष शर्मा है, नालागढ़ से केएल ठाकुर हैं, आन्नी से किशोरी लाल हैं। तो ये तमाम तरह के जो जितने भी 13 ये विधानसभा क्षेत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त अभी बहुत बड़ी टेंशन विधानसभा क्षेत्र बने हुए हैं। अग्निहोत्री जी, राजेश, बहुत बढ़िया आपने बताया कौन कहां अभी भी टिका हुआ है मैदान में। राजेश, पार्टी की मनुहार के बाद भी ये नेता नहीं माने हैं, इन्होंने ये ठीक समझा, कहीं पे जनता की बात है, ज्यादातर जगह यही हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, अब इन क्षेत्रों में स्थितियां क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर देखते हैं तो? बिल्कुल, अब इन जगह पे अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो सवाल 2 है कि पार्टी का जिस तरह का कैडर है वो 2 तरह से विभाजित हो जाएगा या घोषित कैंडिडेट के साथ चलेगा, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसे नालागढ़ का रुख करते हैं, केएल ठाकुर मनाने की तमाम कोशिशें उनको की गई, और बीजेपी ने जब लखविंदर राणा को प्रत्याशी बनाया तो फिर इनका मुकाबला अब लखविंदर राणा और फिर आगे बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट हरदीप बाबा के साथ वहां होने जा रहा है। इसी तरह कांगड़ा की बात करें, कुलभास चौधरी, पवन काजल, सुरेंद्र काकू, भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय ट्रायंगल त्रिकोणीय मुकाबला यहां बना हुआ है। तो चुनौतियां बीजेपी के लिए भी यहां 2 कैंडिडेट्स को लेकर हैं, एक अपने रूठे हुए हैं, दूसरे घोषित प्रत्याशी पार्टी के
हैं। धर्मशाला की बात करें, राकेश चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए सुधीर शर्मा है, तो निर्दलीय यहां से विपिन नहरिया ने जिस तरह का खम ठोका हुआ है, परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए हैं। फतेहपुर की बात करें, कृपाल परमार, राकेश पठानिया और भवानी पठानिया के बीच में ये कांटे की टक्कर एक तरह से है। त्रिकोणीय मुकाबला है अग्निहोत्री जी, पठानिया वर्सेस पठानिया का माहौल बीजेपी कांग्रेस के लिए जिस तरह से है, इस बीच में कृपाल परमार किस तरह से अपनी जगह बना पाते हैं, देखने वाली बात होगी। जडूता में देखिए राजकुमार कौंडल है और जे आर कटवाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। राजकुमार कौंडल भाजपा पृष्ठभूमि के परिवार के एक तरह से बेटे रहे हैं, क्योंकि रिखराम कौंडल बिल्कुल उनके बेटे हैं, तो भाजपा की ही पृष्ठभूमि उनकी है। अब वहां से कांग्रेस के लिए एक तरह से राहत है, क्योंकि वहां कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो कैंडिडेट सामने जब आ गए हैं तो परेशानी फिर बीजेपी की बढ़ने वाली है। बिलासपुर सदर की बात करते हैं तो लोग जम्बाल को टिकट दिया, सुभाष शर्मा ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने कांग्रेस के बंबर ठाकुर होने जा रहे हैं। बरसल चलते हैं, माया शर्मा बीजेपी की कैंडिडेट है, संजीव शर्मा ने निर्दलीय नामांकन वहां भर दिया, तो फिर यहां से हालात बीजेपी के लिए एक तरह से आप ये कह लीजिए कि बगावत जिस तरह से हुई, पार्टी के भीतर की परिस्थितियां खुल के जब सामने आई, तो फिर इंद्रदत्त लखनपाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए किस तरह से रास्ता बन पाता, देखने वाली बात होगी। मंडी में बात करें तो प्रवीण शर्मा लंबे समय से हाशिए पे भारतीय जनता पार्टी में रहे, इस बार अनिल शर्मा को टिकट दिया गया, तो प्रवीण शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरकर सभी को एक तो चौंका दिया, साथ ही साथ जिस दृढ़ता के साथ जुटे हुए हैं, पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और कांग्रेस के लिए देखें तो चंपा ठाकुर को दूसरी बार उसी सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। सुंदरनगर की बात करें, पूर्व मंत्री बीजेपी के रहे हैं रूप सिंह, उनके जो बेटे हैं अभिषेक, वो इस चुनावी दंगल में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के घोषित कैंडिडेट राकेश जम्बाल हैं और फिर कांग्रेस के सोहन लाल के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो बीजेपी यहां भी दो तरह के परिस्थितियां बीजेपी के लिए हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाला माहौल एक तरह से बन रहा है। बंजार चलते हैं, सुरेंद्र शौरी भाजपा के घोषित प्रत्याशी हैं, तो फिर हितेश्वर सिंह महेश्वर सिंह के बेटे ने वहां उनके खिलाफ मोर्चा खोल के निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक तरह से जो ऐलान किया था, उसी के तहत नाम वापिस आज नहीं लिया और उनका फिर जो मुकाबला वहां होने जा रहा है, बीजेपी से ही गए पंडित खीमीराम के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है। रोचक लड़ाई है, त्रिकोणीय मुकाबला बंजार में होने जा रहा है। आनी चलते हैं, किशोरीलाल सागर का टिकट कटा और जब लोकेंद्र को वहां से टिकट दिया गया तो बागी वहां से हुए पड़े हैं। अब यह देखना होगा कि पूर्व विधायक या विधायक जो किशोरीलाल हैं, वो अपना कितना प्रभाव आगे लेके पार्टी में जो नए शामिल हुए लोकेंद्र, उनके साथ किस तरह की परिस्थितियां पेश आएंगी। भाजपा के जितना भी कैडर है, चलेगा नहीं चलेगा सवाल अगला है, लेकिन जो ये 13 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी के लिए हैं, ये आगे कुआं पीछे खाई वाला माहौल बीजेपी के लिए पैदा हो रहा है। अग्निहोत्री जी, राजेश बिल्कुल सही कहा आपने, 13 विधानसभा क्षेत्र 68 में से 13 जगह पे बागी, सच में ही चुनौती बड़ी दिख रही है फिलहाल। राजेश, ऐसा क्या हुआ जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि हम टिकट कैसे बांटेंगे, सही है। वैसे हुआ भी। टिकट बंटने से पहले बगावत का कहीं से कोई एक तिनका भी नजर नहीं आया, आप ये कहिए। बिल्कुल। लेकिन टिकट बंटते ही फिर ये बंटाधार हुआ सारा। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने बाद में भी मनाने की पूरी कोशिश की। राजेश, ये दिक्कतें कहां से पैदा हो गई जी? इतनी संगठन आधारित एक अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा को हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या कठिनाई आ गई कि इसके अपने ही कर्मठ कार्यकर्ता, हम कहेंगे, जितने भी कूदे रहे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं वैसे ही जुड़े हुए थे, इन्होंने काम किया पार्टी के। सही है। क्या हुआ राजेश, के पार्टी की नीतियां कुछ आड़े आई पहले, कुछ बाद में, कुछ या कुछ और, क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए, ये क्यों हुआ, इसका सवाल तो आज तक बीजेपी को नहीं मिला, क्योंकि 3 बजे तक बीजेपी भी इसी सवाल का जवाब ढूंढती रही कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बैठ जाइए मान जाइए, लेकिन तमाम तरह की चीजें थी। अग्निहोत्री जी, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के बयान से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बयान को अगर हम देखते हैं तो एक समानता दोनों के बयानों में नजर आती है कि बीजेपी ने जिताऊ चेहरों को टिकट देकर चुनावी दंगल में उतारा है, पहली चीज। दूसरी कि टिकट आवंटन के दौरान सर्वे हुए हैं और सर्वे के आधार बनाया गया है। और तीसरी चीज की जो दिल्ली से मतपेटियां आई थी, उनमें जो गुप्त एक तरह से मतदान हुआ, उस मतदान को आधार बना के फिर बीजेपी ने आगे कैंडिडेट की सिलेक्शन की है। लेकिन जिस तरह से और जितने बड़े स्तर पे ये रिवाज बदलने के लिए जो बगावत जो शुरू हो गई, उस बगावत को अगर हम देखते हैं तो फिर अभी तक वो जिस तरह का मान मुलब्बल का दौर चला, कैंडिडेट नहीं माने, अंत तक प्रयास होते रहे, वो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे थे
कि जब सर्वे में कोई और था तो सर्वे को उस चेहरे को दरकिनार करके दूसरे चेहरे को टिकट क्यों दिया गया। पहली चीज टिकट आवंटन पे सवाल उठे, दूसरी चीज सवाल इस पे भी उठे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई, आप ये देखिए कि जिस तरह की पूरे देश भर में वेव है, कहीं बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जिताऊ चेहरों को आगे किया हुआ है और जिस तरह का नेतृत्व है, जिस तरह का फायदा आज तक बीजेपी लेती रही है, उसी में हर कैंडिडेट को यही लगता है कि वही जिताऊ चेहरा है तो उसी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ज्यादातर चेहरे वो भी हैं अग्निहोत्री जी। दो तरह की चीजें हैं कि जो पार्टी ने, चाहे दूसरी चीज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि क्षेत्रवाद या परिवारवाद, दोनों तरह के फार्मूले दरकिनार कर दिए गए हैं। उम्र के बैरिकेड्स को पहले बीजेपी ने बाहर कर दिया था कि कोई लिमिट नहीं है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। बीजेपी ने भी ओपन माइंड होकर एक तरह से जो टिकट के आवंटन के लिए पॉलिसी बनाई थी उसको आगे किया और साथ ही साथ फिर परिवार के चेहरों को भी आगे किया क्योंकि जो जिताऊ उनको संभावना लगी, चाहे चेतन बरागटा की बात हो या फिर बरसर में माया शर्मा की बात हो, धर्मपुर में रजत ठाकुर की बात हो, उन चेहरों को भी आगे किया जो ऐसा लगा कि पार्टी को लाभ दे सकते हैं। और लेकिन उन चेहरों के भी टिकट काट दिए गए जिन चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। क्यों का सवाल का जो जवाब ढूंढने की बीजेपी कोशिश करती रही लेकिन जवाब मिला नहीं। निर्दलीय जस के तस बने हुए अग्निहोत्री जी। जस के तस बने हुए। राजेश, इतने सारे लोग अभी भी मैदान में रहे मन मुनव्वल के बावजूद, इसका मतलब है मतभेद और मनभेद कहीं ज्यादा गहरा गए। सही है। कुछ दिनों में पहले तो ऐसा नहीं दिख रहा था। जी राजेश, अब 10 या 11 दिन ही रखिए आप, क्योंकि 12 तारीख को इलेक्शन है तो 2 दिन बीच में प्रचार से पे रोक रहेगी, जो है ना आधिकारिक रूप से प्रचार होता है। 10-11 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, क्या रणनीति क्या बना रही है भाजपा? बिल्कुल सही है। देखिए बीजेपी की रणनीति अब पूरी प्रचार और प्रसार पे फोकस करने की है, साथ ही साथ कांग्रेस पे हमलावर रुख अपनाने की है और फिर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों के जितने भी काम हुए, जितना भी विकास हुआ है, उस काम और विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को कैश करने की बीजेपी की प्लानिंग है। अग्निहोत्री जी, कल के शेड्यूल पे आ जाते हैं। 30 अक्टूबर का दिन है कल, और कल की अगर हम बात करें तो 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी एक साथ विजय संकल्प अभियान रैली का आगाज करने जा रही है। मिशन रिपीट के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से झोंक दी है। इसके लिए स्टार कैंपेनर जितने भी बीजेपी के हैं, अगले 30 अक्टूबर को 7 स्टार प्रचारक इनके पूरे प्रदेश भर में एक साथ रैलियां करने जा रहे हैं। माहौल चुनावी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बनाने जा रही है। प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत पार्टी ने एक तरह से झोंक दी। अग्निहोत्री जी, पूरी ताकत झोंक दी है। राजेश, आपने बहुत विस्तार से बताया भाजपा की स्थितियां, परिस्थितियां इस समय जो आज के दिन दिख रही हैं। जी, आगे लंबा रास्ता है मिशन रिपीट के लिए, जिसके लिए पार्टी ने पहले ही एक तरह से कसम उठा रखी है कि हम करेंगे।